हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स ग्रेविटी। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 इसमें हेनरी फ्योर्स के जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो हेनरी फ्यूल के बारे में कुछ समझ लें कि हेनरी फ्यूल का कुछ बैकग्राउंड जान लें, हिस्ट्री जान लें। दरअसल हेनरी फ्यूल का जन्म फ्रांस में 1941 में 1841 में हुआ था और इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद एक कोल माइनिंग कंपनी में एज ए इंजीनियर के तौर पे काम करने लगे और कंपनी कुछ दिनों के बाद चलने के बाद कुछ उसमें इंसॉल्वेंसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इंसॉल्वेंसी कंडीशन में आने लगी। उस समय इन्होंने उस कंपनी को एज ए मैनेजर, एज ए चैलेंज के रूप में एज ए मैनेजर पोस्ट पे इन्होंने अपॉइंट हुए और इन्होंने अपने कुछ टेक्निक्स, अपनी कुछ प्रिंसिपल्स जो ऑब्जर्वेशंस थे, उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स स्टैब्लिश किए और बिजनेस को रन किया और एक अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन पर उस फर्म को, उसका कोल माइनिंग कंपनी को ले आए। तो उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस क्रिएट किया, उसके बेसिस पर जो उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए वो हेनरी फ्योर्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं और इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज भी जाना जाता है। तो इनकी जो प्रिंसिपल्स थे वो हमेशा जो प्रिंसिपल्स थे फंडामेंटल ट्रूथ के बेसिस पे, सॉरी, इनके जो प्रिंसिपल्स थे वो फंडामेंटल ट्रूथ के बेसिस पे बने हुए थे और ये हमेशा इनकी जो प्रिंसिपल्स हैं वो affects relationship of between two or more variables under the given situation। जो एक परिस्थिति है, उस परिस्थितियों में जो भी वेरिएबल्स प्रोवाइड किए गए हैं उन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस स्टैब्लिश करते हैं और उनके कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। आखिर किन कारणों से वो कारणों का पता लगाते हैं और उन कारणों को दूर करने का प्रयास करते हैं। दे सर्व एज ए गाइड टू द थॉट एंड एक्शंस। इनके जो भी जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक कर्म कार्य को एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। आपकी जो प्रिंसिपल्स हैं, हेनरी फ्यूल्स की जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के बेसिस पे बनाए गए हैं और इनकी जो एनालिसिस बेसिस पे बने हुए प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल थ्योरीज पर डिपेंड करते हैं, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे होते हैं। अब इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए, सबसे पहला प्रिंसिपल इन्होंने प्रोवाइड दिया डिवीजन ऑफ लेबर, party and authority of responsibility, principle of one boss, unity of direction, equity, order, discipline, initiative, fair remuneration, stability of tenure, scalar chain, subordination of individual interest to general interest, split decrops, centralization and decentralization। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। Stress on the specialized of job. The work of all kind must be divided and allotted to various persons। ये प्रिंसिपल विशेष कर जोर देता है कि काम को स्ट्रेस ऑन द स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब, यानी कि हर काम को एक स्पेशलाइज्ड पर्सन के द्वारा ही किए जाना चाहिए। यानी कि जो काम किया जा रहा है उसके लिए उसको उस काम को करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड पर्सन अपॉइंट होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा वर्क ऑफ ऑल काइंड, कोई भी किसी भी तरीके का कार्य हो उसको डिवाइड कर दे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दें और अलॉटेड टू वेरियस पर्सन, और उस काम को कई छोटे छोटे लोगों के बीच में बांट दिया जाना चाहिए। जिससे क्या होगा, सिंपलर एंड द रिजल्ट इन एफिशिएंसी, यानी कि जो काम होगा वो आसानी से किया जा सकता है और उसके जो रिजल्ट आएंगे वो बड़े ही एफिशिएंट होंगे और इफेक्टिव भी होंगे। it helps the individual in acquiring the speed, यानी कि जो काम करने की जो स्पीड है उसमें भी वृद्धि होगी, एंड एक्यूरेसी इन हिज परफॉर्मेंस, और उस काम को करने में, क्योंकि उस काम को करने के लिए स्पेशलाइज पर्सन कर रहे हैं और उसको कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है, इसलिए उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट होगी, उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट होने की, परफॉर्मेंस होने की ज्यादा एक्यूरेट होगा। स्पेशलाइजेशन लीड्स टू एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन स्फीयर ऑफ बिजनेस, यानी कि जो वर्क है वो स्पेशलाइज्ड होगा,
स्पेशलाइज्ड लोगों के बीच में काम को कई छोटे छोटे लोगों के बीच में बांटा गया, उसको काम को स्पेशलाइज्ड पर्सन के बीच में किया जाएगा, के द्वारा किया जाएगा, तो वो एफिशिएंट होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से होगा, और वो बिजनेस की इफेक्टिव कॉस्ट में भी आएगा, उसको कम कॉस्ट में किया जा सकता है। आप इस एग्जांपल देख सकते हैं कि आपने देखा होगा बैंकों में आप जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि बैंक में कैशियर अलग होता है, पर्सनल लोन देने के लिए पर्सन अलग लगे होते हैं, पासबुक पे जो एंट्री चलाने वाले लोग हैं उनके लिए अलग होते हैं। इससे क्या होता है, वर्क को अगर इसी वर्क को एक ही पर्सन करेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर बर्डन ज्यादा बढ़ जाएगा और अपने काम को वो एफिशिएंट वे से नहीं कर पाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा, वर्क बहुत ही टिपिकल हो जाएगा और स्पीडी नहीं रहेगा, जिसके कारण वर्क परफॉर्मेंस कम होगी और एक्यूरेसी भी ज्यादा अच्छी नहीं आएगी। इसके कारण जो है वर्क, जो बैंकिंग का वर्क है वो में कई तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। पर डिवीजन ऑफ लेबर करने से क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर करने से वर्क इफिशिएंट हो जाता है, एक्यूरेट हो जाता है, स्पीडी हो जाता है और इकोनॉमिकल यानी इफेक्टिव भी रहता है। सेकंड आता है, सेकंड जो प्रिंसिपल इन्होंने बताया, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पार्टी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्टी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब होता है कि किसी भी डिसीजन को लेने की क्षमता होना, पावर होना। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लाइजेशन टू कंप्लीट द जॉब, असाइंड जॉब, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इसका मतलब होता है कि जो आपको पावर दिए गए हैं उसके अनुसार आप किसी भी काम को पूरी तरीके से पूरा कर सकें, पूरा करने की आपके अंदर उस काम को पूरा करने का आप पूरा करना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग क्या, दोनों चीजों में एक बैलेंस होना चाहिए, एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो भी आप काम को सही तरीके से नहीं कर सकते, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है पर अथॉरिटीज नहीं दी गई है तो भी आप काम को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों के बीच में को एग्जिस्टेंस होती है, यानी कि एक इक्वल बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी इज गिवन टू अ पर्सन, ही शुड बी आल्सो मेड रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जिस व्यक्ति को अथॉरिटी दी जा रही है उसको ही शुड आल्सो बी मेड रिस्पॉन्सिबल, और वो व्यक्ति भी उसके लिए क्या हो, रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। यानी अथॉरिटी देने के साथ साथ में उस व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड होनी चाहिए, तभी वो काम किया जा सकता है, अदरवाइज वो काम करने में दिक्कत आएगी। उसके बाद उन्होंने बताया कि ही शुड आल्सो हैव ए कंसर्न अथॉरिटी। कंसर्न अथॉरिटी यानी जो काम करने जा रहे हैं उसी के संबंध में उसको अथॉरिटी दी जानी चाहिए, यानी उसको कोई ऐसा काम ना दिया जाए जिसके संबंध में उसको अथॉरिटी नहीं दी जा सकती। इफ एनीवन इज मेड रिस्पॉन्सिबल, जिसको उसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे जिस चीज की उसको अथॉरिटीज है, अदरवाइज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया पर अथॉरिटी ना हो पाने के कारण वो उस काम को पूरी तरीके से नहीं पूरा कर सकता। अथॉरिटी रिफर्स द राइट ऑफ सुपीरियर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। मैंने पहले बताया अथॉरिटी का मतलब है किसी काम को करने के डिसीजंस लेने की पावर होना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है उस काम को सही तरीके से फुलफिल करना, कंप्लीट करना। इन दोनों के बीच में इक्वल बैलेंस भी होना चाहिए। अगर अथॉरिटी में से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देंगे तो क्या होगा, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो जाएगा, यानी कि उस व्यक्ति को कंप्लीट रूप से रिस्पॉन्सिबल हम नहीं मान सकते। इसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी में से अगर अथॉरिटी को माइनस कर देंगे तो इनफेक्टिव हो जाएगा, यानी कि सही तरीके की उसके पास पावर ही नहीं है उसको डिसीजंस लेने के लिए, इसलिए उसका जो काम होगा वो इनइफेक्टिव रहेगा। इसके बाद थर्ड जो इन्होंने प्रिंसिपल बताया, प्रिंसिपल ऑफ वन बॉस, यानी कि ए सबऑर्डिनेट शुड रिसीव, साफ साफ इन्होंने लिखा है, ए सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड बी अकाउंटेबल टू ओनली बॉस एट ए टाइम, यानी कि एक ऑर्डर, जो भी आपको कोई भी सबऑर्डिनेट है यानी उसको ऑर्डर देने के लिए, यानी उसको जो हेड्स होगा वो एक होना चाहिए। यानी कई लोग अगर उसको एक साथ में ऑर्डर देते हैं तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि हम किसका काम करें कि ना करें, कौन हमारा बॉस है, इसलिए वो सही तरीके से वर्क को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इस प्रिंसिपल के बेसिस पे उन्होंने समझाने की कोशिश की गई कि आपका जो सबऑर्डिनेट है उसको जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं वो एक बॉस की तरफ से मिले, यानी उसके ऊपर एक हेड होना चाहिए, और वो हेड उसका जो उसको ऑर्डर्स मिलेगा उस ऑर्डर्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा,
उसके काम को करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। ए सबॉर्डिनेट, नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने समझाया, ए सबॉर्डिनेट शुड नॉट रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मोर देन वन पर्सन। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो सबॉर्डिनेट है यानी कि जो व्यक्ति कर्मचारी है उसके ऊपर जो मिडिल लेवल का मैनेजमेंट है या सेकेंड लेवल का मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट जो अपने इंस्ट्रक्शंस दे रहा है अपने सबॉर्डिनेट्स को, वो एक व्यक्ति ही इंस्ट्रक्शंस दे, एक साथ कई लोग उसको इंस्ट्रक्शंस ना दे, तो क्या होगा, ही विल बी गेट कंफ्यूज। जैसे मान लेते एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप टीचर, अब एज ए स्कूल में आप स्टूडेंट हैं, आपके क्लास में एक आपके सब्जेक्ट टीचर होता है, एक क्लास टीचर होता है। सब्जेक्ट टीचर अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो आपको बात समझ में आ रही है। अगर वही इंस्ट्रक्शंस आपको कोई इंस्ट्रक्शंस आपको क्लास टीचर भी दे और सब्जेक्ट टीचर भी दे, अदर सब्जेक्ट भी टीचर आपको दे, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दे, तो क्या होगा, आप कंफ्यूज होंगे कि हम किसका काम करें किसका ना करें। तो इसलिए ऐसा होता है कि आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके हेड्स के द्वारा, एक ही हेड्स के द्वारा रिसीव होने चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने इसी बात को लेकर इन्होंने समझाने की कोशिश की है, ड्यूल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड, यानी कि एक साथ कई लोगों को हेड नहीं बनाना चाहिए किसी काम को करने के लिए। इससे क्या होता है, वो वर्क में क्या होता है, वर्क इनकन्वीनियंट हो जाता है। द एंटरप्राइज हैज ए डिसिप्लिन, स्टेबल एंड ऑर्डरली एग्जिस्टेंस, यानी कि जो एंटरप्राइज है उसमें वर्क के जो डिसीजंस हैं, उसकी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जो भी पर्सन्स अपॉइंट किए गए हैं वो डिसिप्लिन वे से होना चाहिए, ताकि तो उसके बाद उन्होंने बताया था हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। इन्होंने बताया, ये भी बताया कि समझाने की कोशिश की कि इस प्रिंसिपल के थ्रू कि जो सुपीरियर्स और जो उनके नीचे सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बीच में एक अच्छा रिलेशंस होने चाहिए, एक हार्मोनियस यानी कि एक प्लीजेंट रिलेशंस क्रिएट होने चाहिए, ताकि उनके बीच में अच्छी तरीके से जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर बना रहे। ए सबऑर्डिनेट शुड नॉट रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मोर देन वन पर्सन। फिर उन्होंने बात बताई उन्होंने कि जो सबऑर्डिनेट है वो अपने एक से अधिक बॉसेस से रिसीव ना करे। कोई भी ऑर्डर अगर रिसीव करता है तो वो क्या होगा, उसके लिए बड़ा ही क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स वन हेड वन प्लान, यानी जो एक काम है उसके लिए एक जो भी प्लान आपके वर्क फर्म ने आपने डिसाइड किया है, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत से वर्क होते हैं, तो उस वर्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स होते हैं, पर डिफरेंट प्लान्स के अकॉर्डिंग हम एक प्लान के लिए एक हेड को ही अपॉइंट करना चाहिए। अगर एक प्लान को हमने बनाया, उस प्लान के हमने उसमें दो हेड्स बना दिए, तो जो वही प्रॉब्लम आ जाएगी, वन बॉस वाली कंडीशन, जब मोर देन वन बॉस हो जाएगा तो कंफ्यूज सबऑर्डिनेट्स जो होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वर्क को प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने बताया कि जो भी प्लान बनाया जाता है उस प्लान के लिए सिर्फ एक वन प्लान के लिए वन हेड होना चाहिए, वन बॉस होना चाहिए। रिलेटेड एक्टिविटीज शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर, जो प्लान है उससे रिलेटेड जो भी आपके वर्क है उनको एक साथ किया जाना चाहिए, यानी कि उसको अलग अलग करके आप करें, उसको डिफरेंट लोगों के बीच में उस एक्टिविटीज को डिफरेंट ग्रुप में बांट दें। कहने का मतलब इनका ये है कि लेट सपोज कोई वर्क है आपका, आप मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि आप सब्जी लेने जा रहे हैं, आपको शाम को सब्जी लेने जाना, तो सब्जी लेने के साथ में जो भी मार्केट के जो भी वर्क है वो आप ही को दिए जाए। ये नहीं कि एक बार आपने सब्जी लेने के लिए गए उसके बाद फिर दोबारा मार्केट में उसी काम से ले पहुंच रहे हैं, ऐसे ना हो। उस जितने भी वर्क है वो उसी समय उसी काम के साथ में ही जोड़ दिए जाने चाहिए, ताकि क्या होगा, वर्क को अच्छी तरीके से आसानी से उसको फॉलो अप किया जा सकता है। Efforts of all members of the organization should be directed towards the common goal, यानी कि जितने भी एफर्ट्स, यानी बिजनेस की जितने भी प्लान्स हैं, जो भी वर्क क्राइटेरिया आपने डिसाइड किया है मेंबर्स के जितने भी वर्क जो एफर्ट्स हैं वो उसके जो फर्म का जो कॉमन गोल है उसी से रिलेटेड होना चाहिए,
उसी की तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि वो कॉमन गोल कुछ और है, मान लें कि हमारा बिजनेस जो है वो उसका मेन एम जो है टारगेट उसका जो है वो सेल्स को बढ़ाना है, पर हम जो है उसके मेंबर्स के एफर्ट्स जो है सेल्स को बढ़ाने की तरफ ना हो के उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की तरफ हो जाए, या डिफरेंट टाइप के दूसरे अदर ऑब्जेक्ट्स की तो हो जाए, तो इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स में कॉमन जो बिजनेस का जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो सही तरीके से अचीव नहीं किया जा सकता। विदाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ऑफ एक्शन कैन नॉट बी अचीव। यानी इन्होंने बताया कि कोई भी जो डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब जो हमें निर्देशन है, हमारा जो वर्क करने का जो हमारा जो कॉमन गोल है उसको अचीव करने की जो हम जो कर्म जो डिफरेंट लेवल के जो मैनेजर्स हैं, डिफरेंट लेवल के जो पर्सन अपॉइंटेड हैं, स्पेशलाइज्ड लोग जो कॉम वर्क कर रहे हैं, उनके सारे जो उनके एक्शंस हैं, उनके द्वारा जो किए गए वर्क है, उन सब का भी उनके बीच में एक यूनिफॉर्म कम्युनिकेशन, एक तरीके की संकोनाइज्ड डायरेक्शन होना चाहिए, ताकि हम उस कॉमन गोल को अचीव कर सकें। और ये अचीवमेंट तभी हो सकता है जब उनके द्वारा किए गए डायरेक्शंस, उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस भी उसी कॉमन गोल की ओर ही इशारा करते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ कमांड इज नॉट पॉसिबल विदाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बताया भी यूनिटी ऑफ कमांड जो होता है वो भी पूरा नहीं किया जा सकता विदाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के। नेक्स्ट इसके बाद इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बताया। ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि कोई हमें आदेश दे रहा है, ऑर्डर का मतलब है पुटिंग द थिंग्स इन द राइट वे, इन प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक। इन्होंने देखो फर्स्ट चीज इन्होंने बताई भी है, कंसर्न पीपल कंसर्न विद प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ थिंग्स एंड पीपल्स। दरअसल ये कई बार पेपरों में पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के बारे में, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज जाते हैं। ऑर्डर का मतलब ये लोग आदेश से ले लेते हैं, दरअसल ये ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है कि जो बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में जो चीजें सही तरीके से अरेंज होनी चाहिए। चीजों का मतलब है चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, या टेक्निकल गुड्स से रिलेटेड हो, या प्रोडक्शन गुड्स से रिलेटेड हो, चाहे उन पर वर्क करने वाले स्पेशलाइज पर्सन से भी रिलेटेड होता है। मान लेते हैं कि कोई भी काम है, वो कोई फैक्ट्री है, उस पे एक जूता बनाने की फैक्ट्री है, उसमें जो है जूता बनाने में जूते को सिलने वाला जो पर्सन है, उस पे जो मशीन है, उस पे एक स्किल्ड पर्सन वहीं पे उसी के अकॉर्डिंग उसकी स्किलनेस को रखने वाला ही पर्सन वहां पे अपॉइंट किया जाए। अगर उसकी स्किलनेस वाला वहां पर्सन नहीं अपॉइंट किया जाएगा तो क्या होगा, वो सही तरीके से जो प्रोडक्ट्स है वो उसको बना नहीं पाएगा। नतीजा क्या होगा, वो गुड्स को वेस्ट करेगा, जिसके कारण नुकसान क्रिएट होगा। अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड द मटेरियल ऑफ पावर। चीजों को भी सही तरीके से रखना, जो टेक्निकल चीजें इक्विपमेंट्स हैं उनको उनके अकॉर्डिंग रखना, जो रॉ मटेरियल है उनको उसके हिसाब से, जहां पे उनको रखने की जगह है उनके उस हिसाब से रखना। प्लेसमेंट ऑफ पीपल इज कॉल्ड सोशल ऑर्डर। लोगों को सही जगह पे, लोगों को सही जगह का मतलब है जिसके अकॉर्डिंग की वर्क के अकॉर्डिंग, उनके जॉब के अकॉर्डिंग ही, उनकी स्किलनेस के अकॉर्डिंग ही पीपल को अपॉइंट करना भी सोशल ऑर्डर कहा जाता है। मटेरियल ऑर्डर शुड बी सेफ, अप्रोप्रिएट एंड स्पेसिफिक प्लेस फॉर एवरी आर्टिकल। जैसे भी हमने पहले बताया कि गुड्स के लिए भी, गुड्स जो रॉ मटेरियल है उनको रॉ मटेरियल की प्लेस पे रखा जाए, जो फिनिश गुड्स है उनको फिनिश गुड्स की प्लेस पे रखा जाए, और जो अनफिनिश्ड है या सेमी फिनिश गुड्स हैं उनको उसके हिसाब से उनकी पर एक स्पेसिफाइड प्लेस पे उनको रखा जाना चाहिए, ताकि हमें जब किसी चीज की जरूरत हो ताकि हम उसको आसानी से उठा सकें। अगर ऐसा नहीं कर दिया जाता है तो इसके कारण जो है आप समझिए बिजनेस में कई तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। अगर सही स्किल पर्सन की जगह पे अनस्किल पर्सन लगाया गया तो उससे क्या होगा, रॉ मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। और अगर हम जिस चीजों को सही जगह पे नहीं रखते हैं तो एट टाइम ऑफ एनी क्राइसिस, एट ए टाइम ऑफ एनी कंडीशन पे हमें कोई चीज की जरूरत है वो चीज प्रॉपरली उसमें पे नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट आपका जो इसमें इसका जो बेसिक इफेक्ट देखना पड़ता है कि इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता। अगर सब चीजें सही जगह पे रखी तो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता, और स्मूथ और सिस्टमेटिक वर्किंग होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है
वो आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जैसे कि आप वर्ड से ही समझ में आता है, डिसिप्लिन रिफर्स टू कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। डिसिप्लिन का मतलब यही हो जाता है कि जो हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके संदर्भ में होता है। इसमें देखो इन्होंने बताया कि सबॉर्डिनेट शुड रिस्पेक्ट देयर सुपीरियर्स एंड ओबे देयर ऑर्डर्स। सबॉर्डिनेट्स शुड रिस्पेक्ट यानी कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने सुपीरियर्स का हमेशा रिस्पेक्ट करें और उनके द्वारा जो दिए गए ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करें। सिंसियरिटी एंड ओबीडियंस, सिंसियरिटी एंड ओबीडियंस, रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी, यानी जो अथॉरिटीज है यानी कि जो हमारे हेड्स हैं उनके प्रति जो है सिंसियर रहें, उनके ऑर्डर्स को ओबीडियंटली फॉलो अप करें और उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरप्राइजेस, जो हमारे रूल्स, जो हमारे फर्म ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको सही तरीके से फॉलो करें ताकि स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस हो सके। सबॉर्डिनेट मस्ट सबॉर्डिनेट बट आल्सो द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जो आप सबॉर्डिनेट्स होते हैं, मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट, पर हर मैनेजमेंट के लेवल जो होता है या वर्कर स्टैंडर्ड पे भी देखा जाए, प्लेटफॉर्म एरिया पे देखा जाए, तो हर जो सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं, वर्कर्स भी होते हैं, वो भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है। अगर वर्कर्स ही नहीं होंगे तो हम मैनेजमेंट करेंगे किस पे, प्रोडक्शन ही नहीं होगा। इस तरीके से कहा, मतलब इन्होंने समझाने की कोशिश की हर लेवल पे डिसिप्लिन को बहुत फॉलो करना चाहिए। हर लेवल अपने हेड्स को उनके द्वारा दिए गए जो ऑर्डर्स हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। अगर इस डिसिप्लिन को हम इसका जो इफेक्ट क्या होता है अगर इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो अगर हम डिसिप्लिन सही तरीके से फॉलो किया जाता है तो इससे सिस्टमेटिक वर्क होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में और वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है। अगर हम इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो वायलेट किया जाता है, वायलेशन होता है, तो हमेशा क्या होगा, और डिसकन्फ्यूजन क्रिएट होगा, डिसऑर्डर्स होंगे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगे, मतलब ऑर्डर दिया गया पर हमने उसको फॉलो नहीं किया तो प्रॉपरली वर्क टाइम पे नहीं कंप्लीट होगा, डिले ऑफ वर्क होगा, रूल्स और रेगुलेशंस को हम क्या होगा, एब्सेंस क्रिएट होगी और एक तरीका हॉश पॉश की कंडीशंस क्रिएट होती जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल इन्होंने बताया इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स टू इनकरेज देम, इनकरेज करना हमको, जो ऐसे वर्क काम करना मैनेजर्स को, ताकि जो उनके सुपरवाइजर्स हैं वो और अच्छी तरीके से वर्क को परफॉर्म कर सके, इनकरेज हो सके और अच्छी तरीके से वर्क को कर सके। उनको एम्प्लॉयज को समय समय पे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना ताकि वो वर्कर्स जो हैं उस काम को करने के लिए अपना एक उनको एक अपॉर्चुनिटी दी ताकि वो अपने अपने स्किल्स को अच्छी तरीके से दिखा सकें, शो कर सकें कि उनके अंदर एक विश्वास की भावनाएं भी उत्पन्न हो सकें। तो ये सारी चीजें होती हैं इनिशिएटिव में। जैसे इन्होंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इनकरेज टू टेक इनिशिएटिव इन द वर्क असाइंड टू देम। वर्क जो दिया गया है उसके लिए उनको समय समय पे मोटिवेट करते रहना ताकि वर्क को अच्छी तरीके से परफॉर्म किया जा सके। मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इट्स एम्प्लॉयज। जो मैनेजमेंट है वो अपने एम्प्लॉयज को भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराए ताकि वो अपने स्किल को और अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सके और उनके लिए एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करे। मैनेजमेंट एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे जिसके अंदर एम्प्लॉय जो है अपने आप को फ्रीली वर्क करने में लिए फ्री हो सके और उन उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका एक ट्रस्ट क्रिएट हो। वर्क भी करे, साथ साथ में उस वर्क के साथ वर्क को एंजॉय करें। zeal and energy, zeal enjoying the working on the organization because it adds to their zeal and energy। इस वर्क को करके वो अपने वर्क को खाली एक बर्डन के रूप में ना ले बल्कि वो एक उसको अच्छी तरीके से एक एनर्जेटिक वे में उसको अडॉप्ट करें ताकि वर्क को एफिशिएंट और इफेक्टिव वे से किया जा सके। सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट इन द suggest the improvement in formulation and implementation of the of places। उनको समय समय पे
मोटिवेट करना, उनको बताना, उनकी वर्किंग क्राइटेरिया में सजेस्ट देना, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना, ये सारी चीजें जो है ये आपकी इनिशिएटिव पार्ट का एक प्रिंसिपल का पार्ट है। नेक्स्ट आता फेयर रेमुरेशन। जैसे कि रेमुरेशन से समझ में आपको आता ही होगा, रेमुरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक, यानी कि जो वर्क काम कर रहा है, वर्कर जो काम कर रहा है उसको सही तरीके से वर्क का उचित जो होता है परिश्रम मिल सके। पेड टू द वर्कर्स शुड बी फेयर ऑफ द एफर्ट्स। जो वर्कर्स हैं उनको उनके काम का उचित, फेयर यानी उचित उचित वेतन मिलना चाहिए, उनके कार्य का उचित वेतन मिलना चाहिए। द सेटिस्फेक्शन टू द बोथ, काम का जो वेतन है वो सेटिस्फेक्शन टू बोथ एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज, यानी कि जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय इन दोनों के बीच में एक सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ मैंने इतना काम किया, उसके बदले में जो मुझे परिश्रम मिल रहा है वो ठीक है, उपयुक्त है। और इसकी हम कैसे कल्पना करेंगे, अनुमान कैसे लगाएंगे कि हमेशा डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो हम काम दिया जा रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, वर्क असाइन एक्सेट्रा, हम उसके लिविंग कॉस्ट के बेसिस पर ही हम उसको देखते हैं। उसके उसका जो पारिश्रमिक है वो उसको इतना होना चाहिए ताकि वो अपनी जीविका, अपने जीवन को जीवन यापन कर सके, सही तरीके से उचित रूप से जीवोपार्जन किया जा सके। प्रोविजन ऑफ द अदर बेनिफिट्स एज ए फ्री एजुकेशन एंड मेडिकल एंड रेजिडेंशियल फैसिलिटीज टू वर्कर। अगर वर्कर्स के लिए कोई ऐसे बेनिफिट्स अदर मतलब रेमुनेशन के अतिरिक्त भी कुछ उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए, जैसे कि बच्चों के लिए एजुकेशन या उनको मेडिकल फैसिलिटीज या उनको रेजिडेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या होगा, उन वर्कर्स में, वर्कर्स को उनकी जो लिविंग कॉस्ट है, अगर सर्वाइवल कॉस्ट कम है उनकी कम कर सकते हैं, तो उससे उनकी जो रेमुनेशन है, उस तनख्वाह जो उनकी जो है वेतन जो है वो भले ही कम है पर उनको अलग तो बेनिफिट्स देते हैं तो भी उनकी एक रेमुनेशन में आ जाता है। वर्कर्स के बीच में एक सेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है और वर्कर वर्क को जल्दी लीव नहीं करता है, अच्छी तरीके से वर्क करता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स हार्मोनियस रिलेशनशिप प्लीजिंग टू द वर्क ऑफ एटमॉस्फेयर। जो मैनेजमेंट जो हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि उनके जो रिलेशनशिप्स हैं मैनेजमेंट वर्कर्स के बीच में एक हार्मोनियस हो, एक प्लीजेंट वर्किंग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सके, ऐसे ही कोशिश करी जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर्स ऑफ पर्सनल। टेन्योर मतलब वर्कर्स जो है वो ज्यादा फ्रिक्वेंटली मूव मत करें, यानी कि आज जिस जॉब पे कल किसी दूसरी जॉब पे हमने इसको इम्प्रूव कर दिया, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जॉब सिक्योर होनी चाहिए। अगर बंदों को लगता है कि उनका जॉब सिक्योर नहीं है तो उस वर्क को ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करते, उसमें वो उनको हमेशा डर बना रहता है कि हमें पता नहीं क्या कब हम निकाल दिए जाएंगे, कब क्या होगा, इसलिए उनमें अविश्वास की भावना रहती है ताकि वो वर्क को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो once they are appointed their services should be served। अगर एक बार उनको अपॉइंट कर दिया गया तो उसको उस पर सर्व करने का मौका दिया जाना चाहिए। टाइम इज रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉय टू गेट यूज ए न्यू वर्क। और हमेशा उनको जब कोई हम कोई वर्क देते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर स्किलनेस क्रिएट होती है तो उसमें कुछ समय लगता है। हम अगर हम उनको लगातार बदलते रहेंगे, बार बार उसको चेंज करेंगे तो उनका नया काम देते रहेंगे, इससे क्या होगा, इससे मनी स्पेंड होता है, यानी कि जो उनको ट्रेनिंग करने में या वर्कर्स में जो हमने ट्रेन करने में जो टाइम और जो कॉस्ट स्पेंड की है उससे वो सब बेकार हो जाता है। और स्टेबिलिटी, अगर वर्कर के बीच में स्टेबिलिटी की भावना बनी रहती है तो उससे क्या होता है, उनके अंदर एक विश्वास बना रहता है और वो वर्क को और अच्छी तरीके से करते हैं। अल्टीमेट इंक्रीज द क्वालिटी एज वेल एज द क्वांटिटी ऑफ वर्क। वो क्वालिटी भी इंप्रूव करते हैं और साथ साथ में क्वांटिटी के साथ में एक्सेस ऑफ क्वांटिटी भी देते हैं। अब इसका जो बेसिकली पॉजिटिव प्रिंसिपल का इफेक्ट क्या होता है, ये इंप्रूव करता है एफिशिएंसी में ऑफ लेवल एम्प्लॉयज, वर्कर्स की जो लेवल है, एफिशिएंसी लेवल है उसमें इंप्रूव करता है। और इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम और रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज किया जा सकता है, मिनिमाइज करता है। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो वेस्टेज ऑफ टाइम भी होता है, रिसोर्सेज को वेस्टेज होता है, फ्रस्ट्रेशन वर्कर्स के बीच में क्रिएट होता है और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं हो पाता।
इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो वर्कर्स हैं उनको हम स्टेबिलिटी, एक उनके अंदर स्टेबिलिटी की जो सेंस है वो क्रिएट कर सके, ताकि वो वर्कर्स और अच्छा अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सकें। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन एक स्केलर चेन का मतलब है कि जो भी अथॉरिटीज, जो हमारे वर्कर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन स्केल है वो एक सिस्टम, एक चेन वे से होना चाहिए, यानी कि हमेशा जो हमारा जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो चेन प्रोसेस में होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बताया भी द चेन ऑफ सुपीरियर्स रैंकिंग फ्रॉम द अल्टीमेट अथॉरिटी टू द लोएस्ट, यानी कि हमेशा ऑर्डर्स जो है टॉप लेवल से हमेशा नीचे की ओर फ्लो करते हैं और ये नीचे की ओर जाते हैं, यानी कि सबसे पहले कोई भी ऑर्डर मिडिल लेवल पर, मिडिल लेवल से उससे लोअर सबऑर्डिनेट लेवल पे और उसके बाद वर्कर्स लेवल पे। तो ये इस तरीके से अगर इसको डायग्राम के थ्रू समझाएं तो स्केलर चेन इस तरीके से कुछ बनता है, यानी टॉप लेवल पे, फिर उसके बाद ये लेवल, फिर इस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्शन, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो अलग अलग तरीके के माना जाता है, कई तरीके के प्रोडक्शंस होते हैं, तो कई प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो डिपार्टमेंट अगर कोई कम्युनिकेशन स्किल है तो वो इस तरीके से रन हो रहा है, और या इस सेक्शन में डिपार्टमेंट में वो इस तरीके से रन हो रहा है। अगर इन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन करना है तो इस तरीके से जो सिस्टम बनता है, रन होता है, यानी टॉप लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से लोअर लेवल, इस तरीके जो चेन के थ्रू पासिस थ्रू होता है, कोई इंस्ट्रक्शंस पास होते हैं तो उसे स्केलर चेन कहते हैं। एवरी ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस, देखिए इन्होंने लिखा भी है, द एवरी ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा हैज पासेस थ्रू द स्केलर चेन प्रोसेस फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस एंड अर्जेंसी का। अगर कोई विशेष अर्जेंसी है तो हम जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ए लेवल पे बंदा है और यहाँ पे ई लेवल पे बंदा है, अब इन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन होना है तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। ये सिर्फ कब, सब सर्टन अर्जेंसी के समय। दिस पाथ इज शॉर्टकट पाथ, इसको हम कट शॉर्टकट पाथ भी कहते हैं और उसको हम गैंग प्लान कहते हैं। एक्चुअल में होता है कि जब कोई परफॉर्मेंस हमारे पास आती है तो हम हमेशा टॉप लेवल से मिडिल लेवल से लोअर लेवल तक जाती हैं, और फिर यहाँ पे जो भी डिसीजंस होते हैं या सजेशंस होते हैं वो हमेशा सजेशन नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करते हैं। तो ऑर्डर्स हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आते हैं और जो सजेशंस होते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स पर होते हुए जाते हैं। तो इससे अगर कोई इमरजेंसी है, कोई शॉर्टकट मेथड में यूज करते हैं, यानी कि कोई डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, कोई वर्कर्स के बीच में काम करना है, सेम लेवल के बीच में कोई वर्क होना है, तो सेम लेवल के बीच में वो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस तरीके से शॉर्टकट मेथड होता है, उसे हम गैंग प्लान मेथड भी कहते हैं। ये टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है बिटवीन द टू डिफरेंट पॉइंट्स टू फैसिलिटेट इजी कम्युनिकेशन। हमारी कोई एजेंसी है, कोई मतलब इमरजेंसी वर्क काम बात करनी, तो उसमें हम काम करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल, वो आता है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हम जो वर्क करते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन इज मच बिगर देन द इंडिविजुअल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक व्यक्तिगत से अधिक बड़ी होती है। एज फार द पॉसिबल रिकॉग्निशन शुड बी अचीव बिटवीन द इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप इंटरेस्ट। हम हमेशा ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति के उद्देश्य होते हैं वो व्यवसाय के उद्देश्य से छोटे होते हैं। व्यवसाय का जो ग्रुप का जो इंटरेस्ट होता है वो एक व्यक्ति के इंटरेस्ट से ज्यादा बड़ा होता है। अगर व्यक्ति को अपने स्वहित के बारे में विचार करेगा तो कभी भी वो त्याग की भावना उसमें नहीं आ सकती है, त्याग की भावना नहीं आ सकती, सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। तो हमेशा जो प्रिंसिपल्स हैं वो इस बात को स्पेशली ये एम्फसाइज करते हैं कि हमेशा जो इंटरेस्ट है वो इंडिविजुअल ना होकर एक जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए, एक ऐसा इंटरेस्ट होना चाहिए जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को के साथ में लेके होना चाहिए। उनका हमेशा एक एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एक बिजनेस बेनिफिट्स का होना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पर्सन की बेनिफिट्स को लेकर होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद प्रिंसिपल आता है स्प्रिट डी कॉप्स। ये कहता है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम कोई भी काम करते हैं वो एक ग्रुप एफर्ट्स होते हैं, हम कई लोग मिलके काम करते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा कि आई की भावना नहीं, वे की भावना होनी चाहिए, यानी इट रिफर्स द टीम स्पिरिट। किसकी है? टीम स्पिरिट की बात कर रहे हैं। इट इंस्पायर्स वर्कर्स टू वर्क हार्डर। ये वर्कर्स को और भी काम
कठिन काम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे आपने देखा होगा कि फुटबॉल गेम में क्या होता है, फुटबॉल एक टीम जीतती है, ना कि एक कोई पर्सन जीतता है। गोल टीम के लिए किया जाता है, वो सारे खिलाड़ी आपस में मिलते हैं, आपस में कम्युनिकेशन बनाते हैं, आपस में एफर्ट्स करते हैं और गोल को अचीव करते हैं। वो क्या है, वो एक टीम वर्क है। क्रिकेट में भी आप देखेंगे क्या होता है, क्रिकेट में एक वो इंडिविजुअली वो सिक्सर नहीं मार रहा है, वो एक पूरी टीम के लिए मार रहा है, एक पूरे अपने नेशन के लिए कर रहा होता है। ये स्पिरिट डिकॉप्स का मतलब है हम की भावना, वी आर टुगेदर, नॉट आई एम टुगेदर, वी आर टुगेदर। तो इसकी भावना होके चली। द मैनेजर शुड इन्फ्यूज टीम स्पिरिट एंड बिलोंगिंगनेस। स्पिरिट डिकॉप्स के लिए क्या होता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, शुड बी इनकरेज, वर्कर्स को भी समय पे इनकरेज करते रहना चाहिए, उनके रिलेशंस के बीच में एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, उनमें जो हारमोनियस रिलेशंस होने चाहिए। एम्प्लॉयज शुड बी रिवार्डेड, उनको समय समय पर जो है जो वर्क अच्छे इस कर रहे हैं उनको समय समय पे सर्टन रिवार्ड्स दिए जाने चाहिए, ताकि वो और मोटिवेट हो सके और काम को अच्छी तरीके से कर सके। इसके बाद हमारा आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कोई भी काम को अगर हम दो तरीके से कर सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि जब कोई हमारे अथॉरिटीज एंड हम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ एक हाथ में रखे जाए तो सेंट्रलाइजेशन कहा जा सकता है। अगर उसको कई लोगों के बीच में डिस्पोजल ऑफ कर देते हैं, उसको कई लेवल्स के बीच में बांट देते हैं, इस प्रोसेस को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनके लिए हमें सेंट्रलाइज्ड वे यूज करना पड़ता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे हमें डिसेंट्रलाइज्ड मेथड को भी फॉलो करना पड़ता है। तो इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट इज डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, इन्होंने बताया भी डिसेंट्रलाइज क्या है। जब हम किसी वर्कर्स के सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उनके रोल को, उनकी अथॉरिटीज को इंक्रीज कर देते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन कहा जा सकता है। एंड डिक्रीज द रोल, अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी अथॉरिटीज को हम कम कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। यानी कि जबकि बहुत से पावर्स हम एक बंदे के हाथ में रख देते हैं, एक लेवल पे रख देते हैं तो वो सेंट्रलाइजेशन है। अगर उस वर्क को, उसकी वर्क के अथॉरिटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कई लोगों के बीच में बांट देते हैं तो डिसेंट्रलाइज हो जाता है। ये वर्क को इजियस भी कर देता है। और सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, कभी कभी वर्क के हम डिसीजन, हम कोई वर्क हमने ऑर्डर दिया, उसको बारे में हमें करने वाला बंदे को हमने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दी, अथॉरिटी दे दी है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी बट अथॉरिटी नहीं दी, तो काम को सही तरीके से नहीं फॉलो अप कर पाएगा, यानी कि रिफ्यूजल हो जाएगा काम का। इसी तरीके से इट इज नॉट फिजिबल, ऑर्गेनाइजेशन शुड स्ट्राइव टू अचीव ए लॉट बिटवीन ऑफ देम, बिटवीन द टू। जो ये एक समय बिजनेस को अपने कुछ डिसीजंस को सेंट्रलाइज पे रखना चाहिए और कुछ डिसीजंस को डिसेंट्रलाइज, कुछ पावर्स को सेंट्रलाइज रख देनी चाहिए, कुछ पावर को डिसेंट्रलाइज कर देनी चाहिए। इससे होता क्या है कि जो वर्क है वो वर्क के जो स्पेशल कुछ हमारे बेनिफिट्स होते हैं, सेंट्रलाइज में भी होते हैं और डिसेंट्रलाइज में भी बेनिफिट्स होते हैं। हम सेंट्रलाइज वे से फास्ट डिसीजन ले सकते हैं, डिसेंट्रलाइज वे से फास्ट डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं। वो उसमें कुछ स्टॉप, कुछ लेवल्स पे आके वो चीजें स्टॉप हो जाती हैं डिसेंट्रलाइजेशन में। अब होता क्या है, अगर इसको हम प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन अगर हम फॉलो करते हैं तो रिजल्ट कोई भी डिसीजंस को लेने में डिले क्रिएट होते हैं। अगर हम कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं तो इससे क्या होता है, अथॉरिटीज का मिसयूज भी होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू फ्यूल के अकॉर्डिंग कंपनी मस्ट बी नॉट बी कंप्लीट सेंट्रलाइज एंड नॉट बी कंप्लीट डिसेंट्रलाइज। इसमें एक उसको मिला जुला एक इक्वल रेशियो में दोनों चीजों को लेके चलना चाहिए। ये था आज तक का हम लोगों का। ओके, थैंक यू।